हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी को संध्या नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेशन बढ़िया से चल रहा है। और क्योंकि आपका केमिस्ट्री में क्या लगभग सभी सब्जेक्ट्सों में देखा जाए जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं 60-70% सिलेबस तो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में हो चुका है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगाना मतलब पूछा करते थे कि कब लगाएं, तो उनका बिल्कुल सही समय आ चुका है। आप आराम से प्रैक्टिस सेट पे फोकस करें। और केमिस्ट्री में भी आपके जो टॉपिक रह रहे हैं जैसे मोलरता, मोललता, नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मलता, ये टॉपिक जो हम कवर करेंगे, थर्मोडायनामिक्स मतलब ये है, लेकिन मुख्य टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अन्यथा नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। लक्ष्य सुवांश सुवाक्ष के नाम से आईडी है। सॉरी, मैंने सरनेम पहली बार सुना है। दीपक, रोहित, वंश, वेरी गुड इवनिंग। विपिन, प्रवीण कुमार, मीना, मोस्ट वेलकम। यशस्विनी, आप सभी ने आशा करती हूँ कि मुलरता से संबंधित कल का सेशन मेरा देखा होगा और आप समझ चुके होंगे कि मुलरता में कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। बेसिकली मोलर मास निकालना, नंबर ऑफ मोल्स की संख्या अगर निकालनी आती है बच्चे को, जो कि पूरी तरीके से आपको अगर एटॉमिक मास पता है एलिमेंट्स का तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो वो चीजें हैं। ऐसे ही नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं करवा दूंगी, और मोललता का टॉपिक वो भी मुझे कराना है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई थी जो मुझे लगा कि अब आपको मेरी क्लास में अक्सर ऐसा मिलेगा क्या कि हम टॉपिक तो जो रह रहे हैं वो हम कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में अब हम ऐप क्लासेस में भी प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे और प्रैक्टिस मटेरियल भी मैं डलवाऊंगी, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो मेरा सजेशन ये है कि प्लीज, मौसम बदल रहा है बहुत से लोगों के लिए जिनके लिए अभी सर्दी नहीं आई है। हाँ, ऐप अमित यादव पूछ रहे हैं मैम ऐप पर भी प्रैक्टिस होगी? हाँ, करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे हम। ठीक है, आप लोगों का बस ये है, इंटरेस्ट होना चाहिए। डेली हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, पूरे दिन पढ़ाकर उसके लिए, अरे दोस्त कोई बात नहीं, ये तो आप बिलीव मानो। हर अब जब आप लोग किसी प्रोफेशन को ज्वाइन कर लोगे तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझोगे कि कोई भी पर्सनैलिटी होती है ना दोस्त, वो अपने प्रोफेशन के बिना इनकम्प्लीट होती है। आप लोग तो RWA के माध्यम से दोस्त हमसे जुड़े हो, लेकिन टीचिंग फील्ड में, खासकर ऑनलाइन एजुकेशन में, जो बच्चे मुझे बहुत पहले से जानते हैं, बीच में मेरा मैटरनिटी गैप हुआ था, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से एहसास हो गई कि मैं अगर कलम नहीं उठाऊंगी देन आई एम इनकम्प्लीट। तो विदाउट टीचिंग मुझे ऐसा लगता है, तो मेरे लिए कभी ये मत सोचिएगा 50 मार्क्स बन रहे हैं बिकॉज माई साइंस इज वेरी वीक, मेनली फिजिक्स, व्हाट कैन आई डू मैम। प्रवीण कह रहे हैं मैम मेरा टेस्ट में 50 मार्क्स बन रहे हैं बिकॉज मेरी साइंस बहुत वीक है। दोस्त, घुमा फिरा के मैं एक ही बात आप सबसे ही कहती हूँ, बेस अगर 9-10th का अच्छा है तो 11-12th इतना भी टफ ये नहीं देंगे कि तुम कुछ समझ ना सको। बिलीव मानो, मैं आपके PYQs देखने के बाद ही ये बातें कह रही हूँ। तो प्लीज, जिनका 9-10th वीक है, 8th 9th 10th, तो शर्म मत करो, उठा लो वो बुक्स। तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई थी। क्या कर रहे हो? अच्छा, क्या दिक्कत आ गई सूरज? चलिए, तो समय ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई थी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन आप देखिए जरा। क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 238 इन नेचुरल यूरेनियम इज अराउंड। बताओ भाई, कि जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम प्राप्त होता है, ये हमने आपसे क्लासेस में भी डिस्कस किया है। ठीक है, लक्ष्य शुवाक्ष के नाम से आईडी है। डियर, सबके प्रश्न अब मैं लूंगी, थोड़ा सा क्लास पे फोकस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि क्लास शुरू करें मैम। ठीक है, तो हम आपसे क्लास के अंत में 5-10 मिनट जरूर बतियाएंगे आराम से। तो देखो यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 238 इन नेचुरल यूरेनियम इज। हम सभी को पता होना चाहिए कि यूरेनियम जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, उसमें एक सर्टेन आइसोटोप है यूरेनियम का जो अधिकांश मात्रा में मिलता है। वो कौन सा होता है? जी हाँ, शाबाश, वंश नैन ने देखो आंसर भी दिया है। कौन सा आइसोटोप सबसे ज्यादा प्राप्त होता है और कितनी प्रतिशत मात्रा में प्राप्त होता है? तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, इन्होंने खुद ही बता दिया है कि प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 238 सबसे ज्यादा पाया जाता है।
और बाय द वे ये मैक्सिमम क्वांटिटी में, जी हाँ दोस्तों, 99% तक अवेलेबल होता है, वो बात अलग है। और बाय द वे इसी यूरेनियम का हम यूज करते हैं यूरेनियम डेटिंग में, यूरेनियम डेटिंग में इसी का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग में इसी का प्रयोग किया जाता है। हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्बन डेटिंग अलग चीज होती है, यूरेनियम डेटिंग अलग चीज होती है। कार्बन डेटिंग में कार्बन का समस्थानिक जिसे कार्बन 14 कहते हैं, कार्बन 14 कहते हैं, उसकी हाफ लाइफ का यूज किया जाता है, जबकि यूरेनियम डेटिंग में यूरेनियम 238 की अर्धायु हाफ लाइफ का यूज किया जाता है। किसी ग्रह की उम्र का पता लगाना हो, यहां पर हम यूरेनियम डेटिंग से ही चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि यूरेनियम डेटिंग कहां कहां अप्लाई होती है। तो यूरेनियम डेटिंग किसी शिलालेख, खुदाई के दौरान कोई शिलालेख निकल आया, उसकी उम्र का पता लगाना हो, खुदाई के दौरान कोई स्तंभ, मतलब कोई खंबा अंबा निकल आया कि पिलर निकल के आए हैं, उनकी उम्र का पता लगाना हो, कोई किसी ग्रह की उम्र का पता लगाना हो, तो पृथ्वी की उम्र कितनी है ये बताएंगे आप। किसी ग्रह की उम्र का पता लगाना हो, ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। खनन के दौरान कोई पत्थर वगैरह, स्टोन, कोई कह सकते हैं पाषाण पत्थर, पाषाणकालीन पत्थर आदि निकल आते हैं, आदि से बनी आकृति, बनी मूर्ति या आकृति, तो उसकी उम्र पता लगाने के लिए यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि प्रश्न हमसे बन जाता है कि पृथ्वी की उम्र कितनी है यूरेनियम डेटिंग के अनुसार, तो अर्थ की एज कितनी है, मुझे अभी कमेंट नहीं आया किसी का। अर्थ की मतलब एज कितनी है, तो याद रखेंगे 4.5 बिलियन ईयर, 4.5 बिलियन ईयर, बिलियन वर्ष। ठीक है, तो ये चीज हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या के आंसर, हाँ ठीक है सूरज, जरूर, थैंक यू सो मच, आई विल डेफिनेटली डिस्कस। मेरा एक ही काम है, कहां पर क्या दिक्कतें आ रही मैं जरूर पूछूंगी आपसे। चलिए, तो देखिए सूरज, यहां पर थोड़ा इस पे फोकस कर लेते हैं, क्या दिक्कत आई है, किस प्रश्न में आई है, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल तर्क के संग हर चीज का आपको जवाब दूंगी। यूरेनियम ओर इज करेंटली माइंड एंड कंसंट्रेटेड एट, यूरेनियम ओर इज करेंटली माइंड एंड कंसंट्रेटेड एट, भारत में कहां पर यूरेनियम का खनन सबसे ज्यादा होता है? हाँ, शाबाश राजपाल प्रजापति। तो याद रखेंगे यूरेनियम अयस्क, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से यूरेनियम सबसे ज्यादा किस रूप में मिलता है, कौन सा अयस्क है। तो हमें पता होना चाहिए यूरेनियम सबसे ज्यादा पिच ब्लेंडी, जिसे हम बोलते हैं क्या, U3O8, U3O8, जिसे यूरेनियम ऑक्साइड हम कह सकते हैं केमिकली, यूरेनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं केमिकली, और इसको हम पिच ब्लेंडी वैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे पिच ब्लेंडी के नाम से जाना जाता है। यह वही पत्थर है जिसमें सबसे पहले हेनरी बैकरल ने यूरेनियम की खोज की थी, यूरेनियम की या कह सकते हो रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो याद रखेंगे पिच ब्लेंडी में सबसे ज्यादा के रूप में मिलता है, और भारत में झारखंड में स्थित है ये स्थान जिसका नाम है जादूगोड़ा। तो यहां पर यूरेनियम का बड़े स्तर पर खनन होता है। यूरेनियम कैसा दिखता है? नॉर्मली अगर यूरेनियम देखें तो जब दिन के टाइम आप इसे देखोगे, क्योंकि ये अंधेरे में चमकता है, तो दिन में तो ये नॉर्मल पत्थर जैसा दिखाई देता है, नॉर्मल पत्थर जैसा दिखाई देता है, मतलब इसका मटमैला सा कलर होता है। लेकिन ये बात हम साइड से नोट कर लेंगे क्या, कि दो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, रेडियम और यूरेनियम, ये क्या उत्पन्न करते हैं? तो याद रखेंगे अंधेरी प्रयोगशाला में चमकते हैं नियॉन कलर का। नियॉन कलर समझते हैं आप? ऐसा हल्का हरा रंग जो कि चमकदार हो। हाँ, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का तब दिखता है हमें जब ये लाइट ऑफ हम कर दें, अन्यथा अगर दिन के समय देखो तो नॉर्मल पत्थर सा दिखता है। तो याद रखेंगे यूरेनियम और रेडियम कौन से रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जो कि रेडियो प्रतिदीप्तिशीलता या जिसे हम बोलते हैं रेडियो ल्यूमिनेसेंस को प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। तो रेडियो ल्यूमिनेसेंस इज द फिनोमिना इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट? तो दे बोथ, these are the these elements shows, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है?
एलिमेंट्स शोज रेडियोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं इस घटना को? ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ जो कि अंधेरे में चमकते हैं, तो याद रखेंगे इसे हम रेडियो प्रतिदीप्तिशीलता कहते हैं हिंदी में। प्रतिदीप्तिशीलता का प्रदर्शन कौन करते हैं? यूरेनियम करते हैं। यूरेनियम और रेडियम करते हैं, ये दोनों ही अंधेरी प्रयोगशाला में चमकते हैं। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सूरज कह रहे हैं कि मैम आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। पक्का, जरूर, मैं आपसे जरूर कनेक्ट करूंगी। मैं आपको दोस्त बताऊं कि कई बार बच्चों को लाइव कमेंट करने के बाद जब कहते हैं कि मैडम ये क्वेश्चन आपका, और मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई किया, कल की क्लास में ऐसा हुआ जिसमें मैंने जब एक्सप्लेन किया तो वो बच्चा खुद बोल के गया कि हाँ मैम थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, चीजें जरूर, हम तो यहाँ आपका कमेंट इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आपका कंफ्यूजन दूर करना है। ठीक है, ओके। चलिए, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज, तो ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में, सूरज जी अब थोड़ा क्लास पे फोकस कर ले। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज, ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। किस रूप में करते हैं? तो ग्रेफाइट से रिलेटेड हम क्या क्या चीजें जानते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर वह डिवाइस है जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करते हुए, नाभिकीय ईंधन जैसे यूरेनियम का, थोरियम का, इन एलिमेंट्स का यूज करते हुए हम क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। तो याद रखेंगे इसमें हम ग्रेफाइट का यूज एज मंदक करते हैं, मतलब रिटार्डर ऑफ न्यूट्रॉन वेलोसिटी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल अथवा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन गति मंदक के रूप में। मंदक वर्ड यूज किया जाता है शुद्ध हिंदी में। न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड कुछ बातें हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? जल्दी से बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी, क्या क्या जानते हो? तो याद रखेंगे 1926 वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? एनरिको फर्मी के द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की गई थी। न्यूक्लियर रिएक्टर कैसी डिवाइस है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पे काम करती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। और फिशन के भी कौन से पार्ट में आती है? तो याद रखेंगे ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के अंतर्गत आती है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें 3 फैक्टर्स इसके बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन, किसको हम प्रायोरिटी देते हैं एज अ फ्यूल यूज करने के लिए, तो सब चाहते हैं कि यूरेनियम 235। क्यों? हाँ ठीक है, तो याद रखेंगे यूरेनियम 235 अगर हम एज अ फ्यूल यूज करें न्यूक्लियर रिएक्टर में तो फिर वो कोई साधारण रिएक्टर नहीं रह जाता। फिर उस रिएक्टर का नाम हम क्या बोल देते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्या बोलते हैं? फिर उस रिएक्टर को हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्यूल के तौर पर यूरेनियम को प्रायोरिटी दी जाती है, और स्पेशली किस समस्थानिक को? यूरेनियम 235 को। ठीक है, जिसे हम एनरिच्ड फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा और हमें क्या क्या चीजें ध्यान है न्यूक्लियर रिएक्टर से? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड को मंद करने के लिए मॉडरेटर के रूप में, मंदक या हिंदी में बोले मॉडरेटर, तो याद रखेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे भारी जल कहते हैं या ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। जबकि हर स्टेप पर 3 में से 2 न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, आप चेन रिएक्शन उठा के देखिएगा, मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाई है, तो उसमें न्यूट्रॉन अवशोषक मतलब न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, अवशोषक करने का काम कौन करेगा? कंट्रोलर रॉड्स बनाई जाती हैं। जल्दी से बोलो किसकी? कैडमियम और बोरॉन की। तो कैडमियम और बोरॉन की कंट्रोलर रॉड्स, ये जितनी बातें हमने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड बताई हैं इतनी हमें अच्छे से तैयार, ठीक है, होनी चाहिए। ओके, क्या कह रहे हैं मैम? एक मेरा, हाँ, एक, हाँ नहीं, तो ग्रेफाइट इज अ
है तो ये कार्बन का एलोट्रोप, लेकिन क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो ये गुड कंडक्टर होता है, सुचालक में काउंट होता है। क्वेश्चन देखिए, अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एम्प्लॉयज, तो वही चीज जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जल्दी से आंसर दो। हाँ, कैडमियम क्या होता है? कैडमियम एक धातु होती है, ठीक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, ये मेटल्स हैं आपके। कैडमियम की एक फितरत होती है कि ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, कैडमियम एंड बोरॉन, ठीक है। अभिषेक कुमार, ठीक है अभिषेक, चलो। अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एम्प्लॉयज, एक इसको हिंदी में भी फास्ट ब्रीडर ही आप बोलो, क्योंकि इसी नाम से पूछता है आपसे, फास्ट ब्रीडर ही मैं प्रेफर करूंगी। रिएक्टर में किसका उपयोग? यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल, वाटर एज कूलेंट, ग्रेफाइट एज मॉडरेटर, व्हाट इज द स्पेशलिटी? तो अभी हमने डिस्कस की थी, इसमें हम समय नहीं लेंगे। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ओड्स कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यूरेनियम? इनमें से कौन सा अयस्क है जिसमें यूरेनियम की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक मिलेगी? जिसमें यूरेनियम की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है, जल्दी से बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था। इनमें से कौन सा, हाँ शाबाश, किसमें? यूरेनियम की, शब्बान कह रहे हैं ए। रेस्कोलाइट में, थोरियम में, पिचब्लेंडी में या कार्नोटाइट में? निम्नलिखित में से किस अयस्क में यूरेनियम की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किसमें मिलेगी? क्या बोल रहे हो दोस्त? अभी हमने डिस्कस किया है कि पिचब्लेंडी के रूप में यूरेनियम सबसे ज्यादा खनन भी किया जाता है, सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, और लगभग 99% तक यूरेनियम 238 मिलता है। तो यहां पे सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? सी। विच मेटल डज नॉट अंडरगो कोरोजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर? इनमें से कौन सा मेटल है जो कि ऑक्साइड लेयर बनने के कारण उसका क्षय नहीं होता, उसमें जंक नहीं लगती, उसका कोरोजन नहीं काउंट होता? जल्दी से बताओ। हरिंदर, प्राची, आदेश, हेमंत, विपिन, ओके, प्रवीण। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो प्रवीण, क्या कर रहे हो? जिंक कहां, किस बात का आंसर दिया तुमने? जिंक, हाँ। नितिन चौधरी, हाँ, याद रखेंगे, हमने तुम्हें बताया था एक ऐसी धातु जो अपने जंक के द्वारा ही संरक्षित रहती है, तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम। बाय द वे, एल्यूमिनियम जब नया नया हमको प्योर फॉर्म में देखते हैं तो शाइनी एल्यूमिनियम होता है, लेकिन समय के संग हमें ऐसा लगेगा कि इसमें वो शाइन नहीं रह गई, अजीब सी डलनेस आ गई है। तो वो डलनेस किसकी वजह से होती है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। और बाय द वे, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है ना, ये फर्दर नॉन रिएक्टिव होती है, मतलब ये पुनः ऑक्साइड नहीं बनाती। तो एक तरीके से वही हो गया ना, लेमिनेशन वाला काम। तो याद रखेंगे, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से, एल्यूमिनियम की इस विशेषता के कारण, औद्योगिक स्तर पर जब हमें एल्यूमिनियम को कैसा बनाना होता है? जंक रहित बनाना होता है। जैसे लोहे का गैल्वेनाइजेशन करते हैं, वैसे ही एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस। एनोडाइजिंग या एनोडीकरण किसका किया जाता है? एनोडीकरण किससे संबंधित है? तो एल्यूमिनियम धातु के ऊपर उसी के ऑक्साइड की लेयर जब हम जानबूझ के चढ़ाते हैं कि भाई इसकी जंग ही इसकी रक्षा करेगी, तो याद रखेंगे, कोई बात नहीं, तो याद रखेंगे उसको फिर हम एनोडाइजिंग प्रोसेस। क्या बताया मैंने ये बताया कि लोहे का गैल्वेनाइजेशन याद रखना और एल्यूमिनियम का एनोडाइजिंग प्रोसेस याद रखें, एनोडीकरण याद रखेंगे, ठीक है, जिसमें किसकी लेयर चढ़ा देते हैं? इसी के ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबमरीन मूव्स अंडर वाटर, दे रन ऑन फ्यूल। पनडुब्बी जब पानी में नीचे तैरती है तो वो किस फ्यूल पे वर्क करती है? तो इसमें बेसिक सा आंसर है कि ये डीजल पे कार्य करती है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, विच एसिड इज नॉट ऑर्गेनिक बाय ऑरिजिन? कौन सा अम्ल है जो कि प्रकृति से कार्बनिक नहीं है? हाँ जी, थैंक यू अभिषेक। हाँ बताओ, बिट्टू दुबे, निखिल ठाकुर, आंसर दो। क्या इस टीम, अच्छा बताओ, निम्न में से कौन सा अम्ल प्रकृति में कार्बनिक नहीं है? तो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में जब ये शब्द क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज कार्बनिक? कार्बनिक का मतलब हर वो चीज जो भगवान ने हमें तुम्हें प्राकृतिक रूप से दे रखी है।
किसी फल में, जैसे सेब में मैलिक एसिड कार्बनिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड कार्बनिक अम्ल है, दूध से दही या दोनों में ही अगर बात करें तो लैक्टिक एसिड कार्बनिक अम्ल है। तो याद रखिए लैक्टिक कार्बनिक है। सिट्रिक एसिड सभी खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है, जैसे कि मौसमी है, नींबू है, तो ये कार्बनिक है। अब बात करें ऑक्सैलिक, टमाटर में मिलेगा, प्राकृतिक अम्ल है। पर सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लेड बैटरी वाला एसिड बोलते हैं, जिसे गंधक के अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं H2SO4, तो याद रखेंगे इसका अन्य नाम क्या है, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल्स के नाम से, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका दूसरा नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड का। कौन सा अम्ल है जो कि अम्ल वर्षा या फिर एसिड रेन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है जो कि ज्यादातर क्या कर देता है, जिस खेत में गलती से पहुंच जाए, कैसे पहुंच जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड खेतों में, तो याद रखेंगे कई ऐसे केमिकल्स किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, पेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि सल्फेट अवस्था में होते हैं और उनका जैव अपघटन मतलब धीरे धीरे वो अपने आप नेचुरली सल्फ्यूरिक एसिड बनाने लग जाते हैं। हाँ जी, क्या मैम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद बताएं, तो बता तो दिया, एलिमिनेट कर तो दिया। देखो 3 एलिमिनेट, लैक्टिक एसिड नेचुरल है, जो मैन मेड एसिड है वो यहां पर कौन सा नहीं होगा, वही तो बता रहे हैं। विच इज यूज टू रिमूव द रस्ट स्टेन ऑन क्लोथ्स। देखो दोस्त, मेरी आदत नहीं है कि मैं अपना बखान खुद करूं, लेकिन मैं खुद इतना जानती हूं कि 1 घंटे की क्लास में कोई टीचर नॉर्मली 30 क्वेश्चन आराम से करा देता है मॉक सेशन में, लेकिन मुझे टाइम लगता है। 9:30 बजने जा रहा है, अभी मेरा नमा प्रश्न चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम ABCD करने नहीं आते। मॉक सेशन जब टीचर करा रहा है तो फिर वैल्यू किस चीज की है, एक्सप्लेनेशन की। विच इज यूज टू रिमूव द रस्ट ऑन स्टेन ऑन क्लोथ, तो याद रखेंगे जब यहां पर बोल दिया है क्या कि रस्ट ऑन स्टेन, रस्ट के मतलब जंक के दाग छुड़ाने के लिए, तो ऑक्सैलिक एसिड यहां पर सही आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इतना प्रबल अम्ल है, वो जंक के दाग छोड़ो, वो कपड़ा गला देगा, तुम्हारी स्किन छोड़ो। कभी तुमने बैटरी वगैरह का बैटरा खींचा है, इन्वर्टर बैटरी वगैरह खींची है, गलती से अगर एसिड पत्थर के ऊपर गिर जाए तो वहीं दाग पड़ जाता है, पता चलता है कि किसी ने एसिड बैटरी खींची थी, ध्यान से नहीं खींची, सारा एसिड गिर गया फ्लोर के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि दाग छुड़ाने के लिए ना ईथर यूज करते हैं, ना हम एल्कोहल का यूज करते हैं। रही बात एसिड की, तो एसिड हम यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड कपड़ा खाल सब उधेड़ देगा। ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखो, विच इज यूज टू मेक द फ्लैश लाइट फिलामेंट। फ्लैश लाइट, यहां पर कैमरे की फ्लैश लाइट का प्रश्न बन रहा है, ना कि बल्ब के फिलामेंट का, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं। हाँ, तो याद रखेंगे कि फ्लैश लाइट का फिलामेंट किसका बना होता है, याद रखेंगे ये मैग्नीशियम का बना होता है। मैग्नीशियम वैसे कैसी धातु है, मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम कहां से आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। तो मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनो, ये रहा मैग्नीशियम, मतलब सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, कि सेकेंड ग्रुप का दूसरे समूह का तत्व है, अर्थात एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु के सदस्यों में से एक है। मैग्नीशियम की कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सी धातु सहायक होती है, मैग्नीशियम। कौन सी धातु है जिसका फीता हवा में सफेद ज्वाला के संग जलने लग जाता है, तो याद रखेंगे मैग्नीशियम रिबन। तो लिख लो, मैग्नीशियम धातु का फीता हवा में सफेद ज्वाला के संग जलता है, व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, ज्वाला साथ जलता है। क्यों जलता है भाई, क्यों जलता है? क्योंकि मैग्नीशियम स्ट्रांगली बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड विच इज वेरी फ्लेमेबल, ये बहुत ज्वलनशील पदार्थ है। ये चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम जब इसके ऊपर चढ़ा मतलब फिलामेंट में यूज होता है, तो इसमें भी ऑक्साइड के साथ यूज होता है, मतलब अपनी ऑक्साइड अवस्था में यूज किया जाता है। क्वेश्चन देखो अगला, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय द गैस।
भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से संबंधित है? जल्दी से आंसर दो। इंग्लिश में भी बताएं। अच्छा ठीक है, लिखा नहीं है हेमंत, हो सकता है एक आध लाइन मिस हो गई। ठीक है ओके, क्वेश्चन देखो, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से संबंधित है? चलो, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, अच्छे से हमें चीजें पता होनी। केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो इसमें हमें यही चीज, दो चार बातें क्या पूछी जाती हैं कि बताओ कि इस त्रासदी में कौन सा केमिकल रिलीज हो गया था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हो गया था, जिसको हम शॉर्ट में, जब ये पेपर में न्यूज आती थी तो ऐसे आता था कि MIC रिलीज हो गया। कि आम जनता इतना मिथाइल आइसोसाइनेट, ये तो आपसे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनेट अपने आप में, साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, साइनेट, जिंक साइनाइड, सब जहर, कीटनाशक, कृंतकनाशी, मतलब साइनाइड एक जहरीला ग्रुप होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये एक जहरीली गैस थी। ये घटना कब की है? लेकिन जब हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की दृष्टि से इस प्रश्न को फेस करते हैं, पॉल्यूशन वाले चैप्टर से जब ये आता है घटना त्रासदी, तो याद रखेंगे तो सब कुछ पूछ सकते हैं। ये तारीख है 2 से 3 दिसंबर सन 1984 की घटना है। 2 और 3 दिसंबर दोनों साथ साथ क्यों बोल रही हो मैम? क्योंकि 2 तारीख की ही रात 12 बजे के बाद की घटना है। तो ये जब पेपर वर्क में आई है तो 3 दिसंबर तारीख आई है, तो ये आप 3 दिसंबर ही बोले वैसे, ठीक है। तो 3 दिसंबर की रात की घटना है कि एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। कहां फैक्ट्री थी ये? भारत के भोपाल शहर में, फ्रेंचाइजी थी, क्योंकि ये हमारे इंडिया की कंपनी नहीं थी, एक इंटरनेशनल ब्रांड थी जिसकी एक शाखा भारत के भोपाल में थी। ये क्या बनाती थी कंपनी? सेविन के नाम से खेतों में डाली जाने वाली एक दवा, सरल भाषा में समझिए। तो एक प्रकार का ये पेस्टिसाइड, एक केमिकल बनाती थी। हाँ, अच्छा ठीक है यशस्विनी। तो याद रखेंगे कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो कि अमेरिका की एक कंपनी थी, इसमें सेविन नाम का उत्पाद, प्रोडक्ट का नाम क्या था? सेविन, जो कि क्या था? एक प्रकार का फर्टिलाइजर था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जहर के रूप में प्रयोग होता था। याद रखेंगे। दिक्कत क्या हो गई? मिथाइल आइसोसाइनेट अचानक से कैसे निकल गई फैक्ट्री में से? मिथाइल आइसोसाइनेट एक ऐसी गैस है, एक ऐसा केमिकल है विषैला, जो कि सामान्य कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में ही होता है। फैक्ट्री इसको बड़े बड़े टैंकर्स में, करीबन 60 टन की मात्रा में उस रात मिथाइल आइसोसाइनेट द्रवित अवस्था में, प्रेशर दबाव के माध्यम से इसको द्रवित अवस्था में करके रखा जाता था, ठीक है। और कैसे फिर ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गई? चिमनी से कैसे निकलने लग गई? क्योंकि फैक्ट्री उन दिनों घाटे में चल रही थी, जगह जगह से जो प्लांट था वो मरम्मत मांग रहा था। गलती से वॉशिंग के दौरान, धुलाई के दौरान, जो वाटर का टैंक था, आपस में ये पाइप कनेक्ट होते हैं, तो वाल्व, किसका वाल्व? वाटर टैंक का वाल्व मिथाइल आइसोसाइनेट के वाल्व में लीक हो गया, और ये क्या हो गई? कोई बात नहीं सुमित, ठीक है। और ये गैसीय अवस्था में परिणत हो गई। तो आप सभी को पता होगा कि ऐसी फैक्ट्रियां ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज में होती हैं। ये फैक्ट्री ऐसे स्थान पर थी जो कि पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। हाँ, ड्यू टू लीकेज ऐसा हुआ, ठीक है। और फिर आनन फानन में जब चीजें चेक की गई कि हाय लीक हो गया, क्या करें? तो आपको मैं बता दूं, मिथाइल आइसोसाइनेट को कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है NaOH, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कि कास्टिक सोडा जल्दी से उस टैंक में प्रवाहित कर दो जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बर्न हो जाए। अब दिक्कत की बात, वहां मैंने बोला ना कि कंपनी घाटे में चल रही थी, जिस वजह से जगह जगह प्लांट जो मरम्मत मांग रहा था उसे लोग नजरअंदाज कर रहे थे। जैसे वो वाली बात हो जाती ना कि पंच साइकिल थोड़ी सी टूट गई है, जब तक खींचे जाओ खींचे जाओ, ठीक है। तो वही वाली बात है कि अचानक से जब कास्टिक सोडा के प्लांट की, क्योंकि रोज रोज तो जरूरत पड़ती नहीं, त्रासदी रोज थोड़ी होती है। अब जैसे अचानक आग लग जाए और हमारे कमरे में फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है, वो पता चले इतने दिन से जाम पड़ा है, वही हुआ उस रात। कास्टिक सोडा के प्लांट जो टैंकर था उसने क्या कर दिए, टाइम फेस कुछ जमाव, उसमें जमाव की अवस्था पाई गई। फिर आखिरी सॉल्यूशन बचा था कि मोटे मोटे
पाइपों से पानी की धार मारो चिमनी के ऊपर और किसी तरीके से उस गैस को द्रवित कर दो। अफसोस की बात यह कि पानी की जो धार थी वो उतनी ऊंचाई तक नहीं जा रही थी। दुर्भाग्य से फिलहाल काफी आदमी मारा गया, लिखित रूप से तुम सभी को पता है। अब लाल किले पे तुम्हें लगता है केवल 27 लोग मरे होंगे या 22 लोग मरे। तो कहानी अगर बात करें तो यहां सिर्फ संख्या बता दी जाती है, कितना आदमी मारा गया, 5-6 हजार, काफी आदमी मारा गया था। क्या पूछ रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड यूज हुआ था मैम, दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ था। ठीक है, चलो। Which city was affected by smog tragedy in 1952? तो याद रखेंगे 1952 में जो लंदन शहर था, ये स्मॉग ट्रेजेडी। स्मॉग क्या होता है? स्मॉल एक प्रकार का फोटोकेमिकल स्मॉग होता, केमिकल पॉल्यूशन होता है। तो याद रखेंगे कि स्मॉग वर्ड को अगर हम तोड़ के समझें तो कैसा फॉग? एक ऐसा फॉग, हाँ, जिसमें जहरीली गैसें परिक्षेपित हो गई हों। तो कौन सी जहरीली? हमने पहले भी आपको बताया है कि एक होते हैं हमारे प्राथमिक प्रदूषक, इंग्लिश मीडियम में बोलें तो सुमित, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि इनको जब सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन एटमॉस्फेयर मिलता है, एक प्रेशर मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया कर जाती हैं। तो इस फिर जो बन के तैयार होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट या द्वितीयक प्रदूषक, या द्वितीयक प्रदूषक। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट या द्वितीयक प्रदूषक जो सबसे ज्यादा हमसे अभी पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो पॉल्यूटेंट याद रखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड एंड परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो याद रखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जैसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन के तैयार होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एसिटिल नाइट्रेट। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो पॉल्यूटेंट्स बनते हैं ये पॉइजनस होते हैं। ये गलती से हमारे श्वसन के माध्यम से अगर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है यशस्विनी, तो लंदन से संबंधित है ये स्मॉग ट्रेजेडी। विच वॉज अफेक्टेड बाय रिएक्टर ट्रेजेडी? इनमें से कौन सी त्रासदी है जो एक रिएक्टर त्रासदी है? इस घटना में क्या हुआ था कि नाभिकीय रिएक्टर, तुम्हें पता है जहां रिएक्टर होता है, ऑब्वियस सी बात है, चाहे बिजली बनाओ तुम न्यूक्लियर फ्यूल से और चाहे परमाणु बम बनाओ, रेडिएशन, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं वो गलती से भी एटमॉस्फेयर में अगर लीक हो जाती हैं तो बहुत हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए नाभिकीय रिएक्टर जहां जहां है, अब जैसे यूपी में मैं बताऊं तो ये जो नरौरा के पास जगह है वहां पर हमारा क्या पड़ जाता है, नरौरा ही, बुलंदशहर के पास जगह है नरौरा, वहां पे 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उत्तर प्रदेश में। तो वहां आप ऐसे समझिए न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों ओर काफी मोटी दीवारों का चैम्बर होता है, गलती से अगर ये लीक हो जाए तो बहुत हानिकारक हो सकती हैं। तो याद रखेंगे, इस पे पूरी एक हॉलीवुड मूवी बनी थी, चेरनोबिल ट्रेजेडी हुई थी। ये चेरनोबिल ट्रेजेडी किस देश से संबंधित है, मुझे कोई बताएगा प्लीज? किस देश से संबंधित? भारत, रूस या अमेरिका? कहां से हुई है प्राची, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। याद रखेंगे रशिया से संबंधित है, रूस। ठीक है। गोल्ड कैन बी डिजॉल्व इन, गोल्ड जो है वो किस में डिजॉल्व होता है? हाँ, चेरनोबिल। तो यहां पर देखो जो गोल्ड है, गोल्ड से संबंधित हम सभी को एक बात पता होगी कि एक ऐसी धातु है
जो इजिली सब में डिसॉल्व नहीं होती बिकॉज इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये एक निम्न क्रियाशील धातु होती है, ठीक है। तो इजिली अगर हम बात करें तो ये किसी एक एसिड में क्विकली डिसॉल्व नहीं होती। तो किसका यूज किया जाता है? एक्वारेजिया का यूज किया जाता है। ये HCl और HNO3 का 3:1 मतलब 3:1 3:1 में बना हुआ क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, विच इज हार्डेस्ट, इनमें से कौन सबसे ज्यादा कठोर होगा? जल्दी से आंसर दो। इनमें से कौन सबसे ज्यादा कठोर धातु होगी? टंगस्टन, प्लैटिनम, आयरन या गोल्ड? तो हम याद रखेंगे कि किसी भी खनिज पदार्थ की या किसी भी चीज की कठोरता, जो हार्डनेस है वो हम किस पे पता करते हैं? तो मोज पैमाने पर पता करते हैं। किस पे? मोज स्केल। और मोज स्केल पर जो हीरा है, डायमंड, उसका मान आता है 10, जो कि काफी सबसे ज्यादा है। तभी कहते हैं पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। जबकि टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसकी मेटल्स में सबसे ज्यादा कठोरता पाई जाती है, और टंगस्टन की वैल्यू आती है 7, जो कि काफी ज्यादा है। तो याद रखेंगे, टंगस्टन जिसका यूज हम करते हैं किसके लिए? बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। एक ऐसी धातु है जिस पर जंग भी जल्दी नहीं लगता है। ओके, तो याद रखेंगे टंगस्टन इज द राइट आंसर फॉर द हार्डनेस, ठीक है, कठोरता की दृष्टि से। सबसे भारी डेंस मेटल कौन सा है पीरियोडिक टेबल का? ऑस्मियम। क्लियर? ये चीजें हमें हैं बेसिक, ध्यान होनी चाहिए। द फंगस यूज्ड इन एल्कोहल इंडस्ट्री, कौन सी फंगस है जो कि एल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होती है? हम सभी को पता होगा कि बियर बनाने के लिए फर्मेंटेशन का भी यूज होता है, और उसमें बकायदा एक ईस्ट का यूज करते हैं। ईस्ट हम जरूर टिक कर देते जब ऑप्शन में साथ में दे रखा है कैंडिडा एम्बिकन्स। ये पर्टिकुलर उसी का नाम दे दिया है जो इसमें यूज होती है। तो ईस्ट की ही एक कैटेगरी है कैंडिडा एम्बिकन्स। तो यहां पर आप इसको टिक करिए ऑप्शन में जब ये ना होता, क्योंकि ईस्ट की ही जो पर्टिकुलर कैटेगरी यूज होती है वो इन्होंने दे ही रखी है ऑप्शन में, तो इसको हम टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक इंडिकेटर। तो जो सूचक होते हैं, हम सभी को पता होगा जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? कि कोई सॉल्यूशन जो कि नहीं पता कि ये एसिडिक है बाय नेचर या बेसिक है, कैसे पता लगेगा? तो हम सभी को पता है क्या कि एक तो हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर आंसर दिया था ईस्ट, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। बट कैंडिडा एम्बिगन्स जो है ये पर्टिकुलरली एल्कोहल के लिए यूज होती है। हाँ जी, इसको देख लेते हैं क्या। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक, दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक होते हैं, जैसे कि सबसे पहले नाम आ जाता है हल्दी का। हल्दी का दाग कभी शर्ट के ऊपर पड़ गया, उसके ऊपर साबुन लगाया तुमने छुटाने के लिए, क्या हुआ मैम? लाल हो गया दाग। तो क्योंकि जो साबुन है उसमें कास्टिक सोडा का हम यूज करते हैं NaOH, तो बेसिकली साबुन कैसा है? बेसिक। जो साबुन है वो क्षारीय है। तो हल्दी जो है अम्ल के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं देती है, पीली की पीली रहती है, लेकिन क्षार की उपस्थिति में ये लाल हो जाती है। इसी प्रकार से गुड़हल का फूल, गुड़हल, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, हिबिस्कस इसे बोलते हैं। इसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, अम्ल की उपस्थिति में इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैबेज, रेड कैबेज इसे बोलते हैं। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई बेस डाला जाता है, इसका जो पिंक कलर, लाल पिंकिश होती है, देखने में लाल नहीं होती, तो पिंकिश कलर जो लालिमा होती है वो इसकी कन्वर्ट हो जाती है ग्रीन कलर में बेस के संग। तो याद रखेंगे ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। लेकिन मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलीन, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमने आपने 12th में यूज किए हैं टाइट्रेशंस में। तो इनमें से जो मिथाइल ऑरेंज है, ये ऑरेंज नाम से ही नहीं, ये सच में ऑरेंज होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे मिथाइल ऑरेंज जैसे ही एसिड डाला जाता है ये ऑरेंज से डार्क लाल हो जाता है, और बेस की उपस्थिति में ये पीला हो जाता है।
ये मिथाइल ऑरेंज है। लेकिन फिनोल्फ्थेलीन जो कि कलरलेस होता है, ये देखने में बिल्कुल पानी जैसा होता है, रंगहीन होता है, इसके ऊपर कोई एसिड डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हमने कोई बेस डाला तो ये पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है? पिंक। तो याद रखेंगे गुलाबी सूचक किसका दूसरा नाम है? फिनोल्फ्थेलीन का दूसरा नाम है, जिसे गुलाबी सूचक के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अभिषेक कुमार कह रहे हैं मैम लाइकेन भी प्राकृतिक सूचक होता है। बिल्कुल सही बात है, लाइकेन से ही तो लिटमस पेपर का निर्माण होता है। तो लाइकेन विच इज वॉयलेट कलर, नेचुरली देखा जाए तो बैगनी रंग का एक प्राकृतिक सूचक है, जिसे हम लाइकेन के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छा, ठीक। विच कंपाउंड्स कैन बी द रीजन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ गार्लिक? लहसुन प्याज की तीक्ष्ण गंध का कारण कौन से यौगिक? जल्दी से बताएंगे। हम सभी को पता होना चाहिए कि लहसुन प्याज इनमें सल्फर के कंपाउंड होते हैं, सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये सल्फर कंपाउंड होते हैं। ऐसे तो तुम्हें मैं बताऊं दोस्त, एक प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है कि दिमाग में कभी कभी प्रश्न आता होगा कि हमारे शरीर में गैस कहाँ से बनती है। हम लोग नॉर्मली खाना खाते हैं, कभी कभी बहुत लाइट डाइट भी लेते हैं तो भी गैस बनती है, ऐसा क्यों? तो बायो की दृष्टि से अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे शरीर में जब भोजन फाइनली हमारी लास्ट वाली उसमें पहुंच जाता है ना, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से पहले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन होने लग जाता है, मेथेन गैस वहां रिलीज होती है। लेकिन मेथेन गैस में बहुत तीक्ष्ण गंध नहीं होती। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई गैस पास करे तो दुर्गंध आती है? किसके कारण होता है? ऐसा तब ज्यादा होता है यदि कोई लहसुन प्याज का सेवन अधिक करता है, या ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें सल्फर किसी ना किसी रूप में पाया जाता है। तो ये नॉलेज की बात है। फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि शरीर का हिस्सा कौन सी गैस है? मेथेन। दुर्गंध का कारण क्या है? सल्फर कंपाउंड, तीक्ष्ण गंध। विच वॉज द यूज्ड एज द केमिकल वेपन इन फर्स्ट वर्ल्ड वार? क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तक रासायनिक शस्त्र वर्जित हो चुके हैं। अब भी अगर हम बात बताएं तो कोई भी देश रासायनिक शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में किया गया। तो किस रासायनिक शस्त्र का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया? मरकैप्टेन का यूज किया गया था, आंसू गैस या मस्टर्ड गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट? तो याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, जिसका बहुत गलत प्रभाव बाद में देखा गया। जैसा कहने का मतलब यह है कि दो देशों की सेनाएं आमने सामने लड़ रही, पर्सनली सामने वाले का हमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, तुम अपने देश की नौकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, बस यही तो है। तो दो देश आपस में जब लड़ रहे हैं तो लड़ने का एक तरीका है। कहने का मतलब एक इंसान अगर सामने वाले को बुलेट से शूट कर देता है, तुरंत मर गए, और एक होता है तड़पा तड़पा के मारना। तो जो केमिकल वेपन्स होते हैं वो वही काम करते हैं। मस्टर्ड गैस एक ऐसी गैस थी जिसको जब यूज किया जाता था, गैसियस फॉर्म में करके यूज किया जाता था, और जब ये त्वचा के ऊपर असर डालती थी तो लाल लाल बड़े बड़े छाले पड़ जाते थे, और इस गैस का ऐसा प्रकोप होता था कि बाद में वो कैंसर का ले लेती थी, मतलब शरीर में अनवरत कोशिकाएं बढ़ने लग जाती थी। तो कहने का मतलब ये कि किसी देश का उद्देश्य कभी ये नहीं हो सकता कि हम सामने वाले देश को एट स्पॉट हम जीते हारे डिसाइड करो, लेकिन उन सैनिकों को लॉन्ग टाइम प्रताड़ना, मतलब समझ में आया? ये मानव अधिकारों से संबंधित बात आ गई थी, इस वजह से अब रासायनिक शस्त्र वर्जित है। आई बात समझ में? तो मस्टर्ड गैस नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि ये सरसों के तेल के समान द्रवित अवस्था में कैसी दिखती है? हाँ, अच्छा, देखो हेमंत इधर, तो याद रखेंगे सरसों के तेल के समान दिखती है, इसलिए इसका नाम मस्टर्ड गैस है। इनमें से किसका प्रयोग सिगरेट लाइटर में करते हैं? तो याद रखेंगे ब्यूटेन इज द हाइड्रोकार्बन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली, जिसका यूज हम किस में करते हैं? क्या कह रहे हैं?
रितेश क्या लिखा है तुमने? साइनाइड से, साइनाइड से लोग कैसे मरते हैं? ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे काम करता है। साइनाइड का अब हम तुम्हें ऐसे बता देते हैं, कई कई ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें बंदा मार के 3rd डिग्री चल रही है लेकिन मुंह नहीं खोल, और पुलिस वाले बकायदा चेक करते हैं। कपड़े अब क्या मैं बोलूं, क्लास में उनको कपड़े नहीं पहनना अलाउ किया जाता, कि कहीं भी ये कहीं थोड़ा बहुत छुपा के रख लेंगे, चाटा गया, कि कबूल नहीं रहा बंदा। साइनाइड वो चीज होती है। आप समझ गए साइनाइड क्या होता है? तो साइनाइड ऐसी विषाक्त चीज है कि खाली अगर जैसे अब मैं हमारे हाथ में मैं अंगूठी पहने हूं, घड़ी पहने हूं, इसमें हमने कहीं जरा सा टुकड़ा पिन से फंसा के या किसी प्रकार से रख लिया, और हमें अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति, मतलब समझ में आया कि हम कबूल, तो वो वाले जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें अब क्या मैं बोलूं, आप तब आजकल तो सब मूवीज में सब, क्योंकि अब ऑडियंस की जो वो हो गई है, क्या नाम है, चॉइस, वो काफी प्रैक्टिकल हो गई, स्मार्ट ऑडियंस हो गई, तो काल्पनिक कथाओं में बिलीव नहीं रखती क्या। हाँ, टेररिस्ट भी यूज करते हैं, टेररिस्ट भी। अब तुम एक बात बताओ, लाल किले पे वो फटा आके मानव बम का काम कर गया, उसकी सोच क्या रही होगी। तो बस फिलहाल तो अनसैचुरेटेड कार्बन बर्न होते हैं तो कैसे कलर की फ्लेम दिखती है? यशस्विनी, एक बात पक्की है कि अनसैचुरेटेड कार्बन जब भी जलते हैं तो ये कालिख जरूर देते हैं, सूदी फ्लेम होती है। तो तुम बाकी को जो भी पूछना चाहो वो अच्छी बात है। इनकी फ्लेम का कलर मोस्टली ब्राइट, जो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे नेफ्थलीन भी एक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सूदी फ्लेम के संग जलता है लेकिन फ्लेम का कलर ब्राइट येलो होता। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट था, दिलीप, नहीं, कुछ चीजें जो अभी सर्चिंग प्रोसेस में, उस पर अभी हमें बात नहीं करनी, वो सब तुम भी पढ़ रहे हो, हम भी न्यूज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्त हम यहीं विराम देते हैं। ये बैच हमने बहुत, वैसे मैं 9 PM का, क्योंकि 9 की क्लास का मतलब रात में 10 बजे, हमारा अलग बात हो जाती है। मेरा 2.5 साल का बेटा है, अब वो हमारा रूम के बाहर, स्टूडियो के बाहर वेट करता है, माँ आएगी खाना खिलाएगी। तो आपका बैच तो ये मतलब मैं कर रही हूँ, लेकिन एक बात मैंने सोच ली कि मैं 9 बजे के आगे कोई क्लास नहीं लूंगी। आज के लिए इतना ही रखती हूँ दोस्तों, और आशा करती हूँ प्रैक्टिस सेशंस आपके चल ही रहे हैं। कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, लाइव क्लास का मतलब लाइव क्लास। मैंने कभी ऐसा शायद ही हुआ हो अनजाने में किसी का कमेंट मिस हो गया हो, अन्यथा मैं सारी सभी की बात नहीं तुरंत सुन पाती, तो मैं कहती हूँ क्लास के बाद में आपका जवाब दूंगी। क्वेश्चन में, जॉब में, अच्छा ठीक है, कोई ना, अभिषेक कुमार। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।